जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स को। फिजिक्स कैसा फिजिक्स? तो कॉम्पिटेटिव फिजिक्स, और फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो यानी बिल्कुल जीरो, मतलब कि अगर आप फिजिक्स के मामले में बिल्कुल गधा हैं तो आप एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं, क्योंकि इसमें ए टू जेड चीजों को हम कवर करने वाले हैं, वो चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो या बारीकी चीज हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मेन मुद्दा जो होता है फिजिक्स में वह न्यूमेरिकल बनाने पे जाके अटकता है, और हम उस तरह से इसकी तैयारी अब कराने वाले हैं जहां पे आपको न्यूमेरिकल जो है सो यूं झटके में उसको उड़ा के रखिएगा। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि भौतिकी फिजिक्स जो है इसी से हम आपको पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा यही होता है और सबसे ज्यादा सवाल जो है आज के टाइम में एग्जाम में फिजिक्स से ही रहा करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले उठाया है। सबसे पहले तो समझिए कि विज्ञान क्या है। फिजिक्स क्या है? एक विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान की डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो विज्ञान किसको कहेंगे? सबसे मेन मुद्दा यही हुआ। तो देखिए, आपको स्पष्ट डिफिनेशन लिखा हुआ है कि आखिर विज्ञान हम कहेंगे किसको। तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है विज्ञान क्या है। इसका आंसर मैंने लिखा है कि भौतिकी जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रक्षेपणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विज्ञान जो है दर्शन शास्त्र नहीं है, विज्ञान जो है हवाबाजी नहीं है। विज्ञान में क्या क्या ध्यान रखना होता है? तो जो भी घटना परिघटना है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो पदार्थ है इस संसार में, उसके जो गुण हैं, उनके संबंध में प्रक्षेपण यानी कि तथ्यात्मक प्रक्षेपण यानी कि आविष्कार किया हुआ स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान जो होगा उसी को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यानी यह विज्ञान का नॉर्मल सा डिफिनेशन हो गया। इससे आपकी एग्जाम को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि बिल्कुल जीरो से हम आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, यह तय है। ठीक है, अब इसी में हम अगली बात को देखें कि ये तो विज्ञान का डिफिनेशन है, यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का डिफिनेशन जो होगा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उसके गुणों के संबंध में प्रक्षेपणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। ये डिफिनेशन तीनों विज्ञान के लिए हो गया। लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं भौतिक फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए क्या डिफिनेशन है आइए देखते हैं। फिजिक्स का होता है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यों तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनकी अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी सीधा समझिए, फिजिक्स में हम दो ही चीज का अध्ययन करते हैं। किसका? द्रव्य यानी कि मैटर, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इसके अलावा और किसी भी चीज का अध्ययन हम जो है फिजिक्स के अंतर्गत नहीं करते हैं। कितने चीजों का? दो चीजों का। किसका किसका? तो द्रव्य का और ऊर्जा का। अब आप कहिए कि सर द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, तो आइए इसका भी मैंने डिफिनेशन कवर कर रखा है। पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो है द्रव्य यानी कि मैटर। मैटर क्या कहता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी इस दुनिया में हर वो वस्तु क्या है? द्रव्य है। हर वो कौन सी वस्तु द्रव्य है? तो जो स्थान घेरती है। ठीक है, यानी जिसको रखने के लिए जगह चाहिए। जैसे आप घर में बाल्टीन कहीं रखिएगा, जगह चाहिए। बोरा रखिएगा, जगह चाहिए। आप बैठिएगा, जगह चाहिए ना। आपका जो पलंग लगेगा, जगह चाहिए। सोफा लगेगा, जगह चाहिए। ईंटा डालिएगा, जगह चाहिए। घास डालिएगा, जगह चाहिए। यानी कोई भी चीज डालिएगा तो उसको जगह चाहिए, और अगर जगह चाहिए, स्थान घेर रही है और उसमें अपना द्रव्यमान है, तो हर वस्तु क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी, मैटर कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। क्लियर है? अब इसी में आप देखिए, बोल रहा है दूसरा जो का था वो क्या था? दूसरा था आपका एनर्जी। यहां पे कुछ डिफिनेशन पत्थर, वायु, लोहा, सोना दिया है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें जो स्थान घेरती है, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, उस सबको हम लोग क्या कहेंगे? उस सबको हम लोग द्रव्य कहेंगे। मान लीजिए, यानी कि जिसको अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा जो है, हवा तो आपको नहीं लग रहा है, जैसे आप जिस कमरे में बैठ के हमको अभी आप देख रहे हैं, उस कमरे में आपका जो है चारों तरफ हवा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। बट जब पंखा चलेगा तो हवा आपको महसूस होगा। आपकी ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5। यानी कि त्वचा के स्पर्श से आपको पता चलेगा कि हवा लग रहा है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि हवा जो है वह द्रव्य है। ध्यान रखिएगा। और हवा स्थान कैसा नहीं घेरती? बैलून जब आप फुलाते हैं तो उसमें क्या भरते हैं? हवा ही ना भरते हैं। स्थान घेरी है तभी तो फूल रहा है। बात समझ में आया? यानी इस दुनिया में हवा जो है वह भी आपका द्रव्य है। अब बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की। तो बोल रहा है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें न तो
द्रव्यमान होती है और जो ना ही स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे संसार में दो ही प्रकार की चीजें हैं, या तो आपको ऊर्जा की तरह या फिर द्रव्य की तरह। ठीक है, एक स्थान घेरेगी दूसरा नहीं घेरेगी। जैसे आपके कमरा में लाइट है, प्रकाश है, बल्ब जलाएं ना, पूरा कमरा में सामान खचाखच भरा हुआ है, बल्ब जला दीजिएगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए क्या? नहीं चाहिए, जला दीजिएगा उजल जाएगा। वो नहीं कहेगा हट 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 दिक्कत हो रहा है हमको, आपको साइड नहीं करेगा, जल गया। यानी लाइट जो है वह क्या हो गई, एनर्जी हो गई। देखिए आपको एग्जांपल में लिखा गया है, मैं बोल रहा हूं लगातार, मैं क्लास आपका ले रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरा स्टूडियो बना हुआ है, कमरा अंदर से बंद है, मैं बोल रहा होता तो अगर मेरी आवाज स्थान घेरती तो इस रूम में इतना ज्यादा आवाज हो जाता कि मैं खुद ही जो है सो उसमें चपटा जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जितना बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह नहीं घेरती। इसका मतलब ध्वनि जो है वो आपकी क्या है, एनर्जी हो गई। उष्मा, हमारे शरीर से जो है गर्मी निकल रही है, ठीक है, उष्मा हमेशा रिलीज कर रहा है हमारा बॉडी, तो क्या यह स्थान घेरता है? अगर स्थान घेरता है, रूम बंद है, तो एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हम इसमें नहीं रख सकते, तो हमको जो है सो एनर्जी यानी कि उष्मा हमारा हमको धक्का देके गेट से बाहर निकाल देता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि वह भी क्या हुआ, एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया। क्लियर है? अब आप दो चीजें समझ गए क्या? मैटर यानी कि पदार्थ जो स्थान घेरती हो ना, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है तथा जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या बल्ब, अगर आंख आपका बंद है, सोए हुए हैं, बल्ब जलता है तो आपकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस होती है क्या? नहीं होती। लेकिन पंखा चलाते हैं, जैसे हवा लगता है तो आपको फील होता है कि हाँ मजा आ गया, इतना गर्मी में लाइट आ गई। बात समझ में आया? बल्ब के रोशनी से आपको दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको जो हवा चलता है तो आपको महसूस हो जाता है कि भैया जो है सो पंखा चलने लगा है। तो वो क्या हो गया, जब आप ज्ञान इंद्रियों से फील कर सकते हैं तो वो पदार्थ आपका द्रव्य कहलाएगा, जिसको आप नहीं फील कर सकते हैं वह ऊर्जा कहलाएगा। क्लियर है? और पूरा का पूरा फिजिक्स जो है इन्हीं दो पे टिका हुआ है, इन्हीं दो को हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैं अभी क्लास पटना से ले रहा हूं और यकीन मानिए पटना वालों ने जितना बड़े मात्रा में हमको रिजेक्ट किया है, पटना के स्टूडेंटों ने, उतना तो मैं कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं हम चचा आपके पास नहीं पढ़ेंगे, और मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। इसका मकसद केवल इतना ही है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं वो हूं जिसके पास पढ़ने के बाद ही आपकी नौकरी होगी। हमारे पास आपको आना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत है, नया नया है, तो आप हमको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम फलाने जगह जाएंगे सीधा दरोगा बने, घंटा नहीं बनोगे। ये बात आप लिख के रख लो, ठीक है। और हवाबाजी जो है ना, कॉमेडी हमको करने नहीं आता है, कॉमेडी हम करते भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। मुझे एक चीज पता है कि एग्जाम आपको कॉमेडी देखने से एग्जाम नहीं निकलने वाला, हवाबाजी में आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। और जहां आज के टाइम में आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, दरोगा अचानक बनने के लिए एक बार गए और तो बन के निकलिएगा। आप पता करके देखिए, जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे पूछ के देखिए, 40% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया गया था पीटी में, 40%। बाकी का छोड़ दीजिए। आप बच्चे अगर कोई पास हुए हैं ना तो अपने बलबूते पे पास हुए हैं। आप अलग अलग राइटर के अलग अलग क्लास ज्वाइन करके पास हुए हैं। बात समझ में आया? यही कारण है कि जो 300 दिखाया गया था तो 300 बच्चे कहां गए? 100 को बच्चा नहीं पहुंचा, 50 को बच्चा नहीं पहुंचा था। क्यों नहीं पहुंचा? अगर आपसे पढ़ेगा, आप हमसे पढ़िएगा, हमसे आपको फायदा होगा तो आप नहीं आइएगा, बिल्कुल आइएगा। बात समझ में आया? तो हवाबाजी में नहीं रही, अभी बहुत हवा टाइट होने वाला है। और इसके बाद अब की बार जो दरोगा की वैकेंसी आएगी, उसके बाद एको दरोगा का वैकेंसी आने वाला नहीं है। तो इस बार के फिर हवाबाजी में आप घुसिएगा तो इसके बाद फिर सीधा तमिलनाडु उठाइएगा कुदाल और जो तगाड़, सीधा तमिलनाडु। 700 रुपया पर डे मिलता है, वहां पे जाके काम करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना है तो आके यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए हम अब बात करने वाले हैं कि आखिर भौतिकी में आपने देखा कि दो ही मैटर पे बातें होंगी, द्रव्य पे होगी, ऊर्जा पे होगी। लेकिन भौतिकी का, फिजिक्स का कोई ना कोई चैप्टर तो होगा ना, उस चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया होगा। तो आखिर में आप हमारे साथ किन किन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मैं उसको दिखा रहा हूं। यांत्रिकी यानी कि आप मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे किसको? गति, मोशन को पढ़ेंगे। उष्मा एवं तापमान यानी हीट और टेम्परेचर को पढ़ने वाले हैं हमारे साथ आप। तरंग एवं ध्वनि यानी कि वेव और साउंड को पढ़ने वाले हैं आप हमारे साथ। यहाँ पे डी होगा, टी हो गया है। ठीक है, ये टाइपिंग मैं ही किया हूं तो टाइपिंग एक्चुअली उतना अच्छा हमको आता नहीं है, ये मिस्टेक है। ये ऐसा नहीं मानिए कि हमको साउंड लिखना नहीं आता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाशिकी यानी लाइट को हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं साथ में। और देखिए कौन कौन सा चैप्टर है, तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे।
चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, और आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स को भी हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ने का मौका हमारे साथ मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप सब जुड़िए, क्योंकि आप कहां जुड़ सकते हैं, सीधा आइए ऑनलाइन क्लास में। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स जो है वहां पर आपको ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन भी हम आपसे बनवाएंगे। जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ, मान लेते हैं कि हमारा जो है टॉपिक आपको चल रहा है कौन सा, यांत्रिकी, मैकेनिक्स चल रहा है, तो मैकेनिक्स जैसे ही खत्म होगा तो इस मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बनवाऊंगा, और साथ में आप जो है मॉडल पेपर भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आइए हम लोग सबसे पहला यानी कि यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स जो है इसको शुरू करते हैं। अभी तक में कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी इसको कहते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे राशियों के बारे में। आप जब भी कोई बुक वगैरह पढ़ते होंगे, कोई भी टेक्स्ट बुक मार्केट से उठा के पढ़िएगा, या फिर जो चाचा लोग कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, चारों किताब रख के वो नया किताब बना दिया, वो कहेंगे मेरा किताब है, मैंने लिखा है, थोड़ा ढंग से जो है लिखवा दिया जाए। तो अब क्या उल्टा सीधा मैं नहीं बोलना चाहता, तो लिखने में हालत खराब हो जाएगी। सब कॉपी पेस्ट है, 5 वो किताब रख ले, उसमें से वो छठा निकाल के ले आया, मेरा किताब है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया, उसमें से इधर उधर रीअरेंज कर दिया, बोले मेरा किताब है, तोरा किताब, तोरा से मैंने बैठा दिया जाएगा, तू खुद फेल कर जाएगा। समस्या यहाँ पे ये है। लेकिन अब क्या है कि आपको भी हवाबाजी देखना है ना, आपको भी जो है सो देखना है कि नहीं कौन ज्यादा ढोल पीट रहा है, किसका बैनर पोस्टर ज्यादा लगा है। तो जाइए बैनर पोस्टर में, अगले साल से फिर मेरे पास आना है, अगला साल फिर हम बक्सेंगे नहीं, हम दुर्गति निकाल देंगे, आपको देके यहां जाना होगा। अभी हम आपके लिए तड़प रहे हैं, अगली बार से आपकी बारी होगी और आपको मैं रुला दूंगा, इस बात की गारंटी है। आइए खैर यहां पे देखते हैं हम लोग यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। किसको कहते हैं भौतिक राशियां? तो डिफिनेशन यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्षतः मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कोई भी वस्तु जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिसको हम एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के नाम से वह जाना जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको दिया है लंबाई। क्या लंबाई कितना मीटर, यानी कि हम लोग जो है सो इसको संख्या में 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा, क्या हो रहा है कि हम इसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? और प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। जैसे हमारी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, तो 5 फीट 6 इंच कैसे है, मैंने मापा है ना, प्रत्यक्ष रूप से मापा है। तो प्रत्यक्ष रूप से जिसको आप माप सकते हैं उन सभी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। आप बैठ करके जैसे मैंने बनाया है, लिखा है, वैसे ही बैठ करके नोट्स बनाइए। लाजवाब भयंकर नोट्स आपका बनेगा। और मन किया अगर आपको टीचर बनने का, तो एक ही बार की पढ़ाई में, ऐसा नहीं 5 बार आपको आके यहां पढ़ना पड़ेगा, एक बार की पढ़ाई में आप जो है उस सब्जेक्ट के मास्टर होंगे, इसकी गारंटी हमारी है। आप हमें नहीं पता कि आप हमसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने पूरा का पूरा पॉलिटी कवर किया है, पॉलिटी नहीं, संविधान कवर किया है। उस संविधान को आप देखिए, और गारंटी देता हूं उस संविधान में जितनी चीजें मैंने दिया है उतनी चीजें अगर कहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाए तो बोलिएगा मैं अपना बंद कर दूंगा, गारंटी इस बात की देता हूं। तो आप वहां से जाके पॉलिटी देख सकते हैं। यहां अभी आपका फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में भी मैं सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर दूंगा, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये डिफिनेशन हो गया, इसको आप कवर कर लीजिए। एग्जांपल में मैंने बोला लंबाई, द्रव्यमान, भैया केजी में कैसे, तो 10 केजी ना, 10 केजी आप माप रहे हैं ना, संख्यात्मक मान यहां पे आ रहा है। टेम्परेचर, भैया मेरा टेम्परेचर 97 डिग्री तापमान मेरा चला गया, 99 डिग्री, बुखार लग गया हमको, ये क्या हो रहा है, संख्यात्मक मान आपको पता चल रहा है। समय कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, संख्यात्मक मान हो गया। यानी कि ये सभी भौतिक राशियां हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, और जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसी के बारे में बोला है कि उन सभी को हम लोग भौतिक राशि के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब भौतिक राशि की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, भौतिक राशियां जो हैं, भौतिक राशियां वो 2 प्रकार की होती हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा। भौतिक राशियां जो हैं वह 2 प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको मूल राशि के साथ आपको मूल मात्रक भी मिलेगा। क्या मिलेगा? मूल मात्रक भी मिलेगा, और व्युत्पन्न राशि के साथ व्युत्पन्न मात्रक भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगी। अब कहिए कि सर ये मूल राशि तो ठीक है आपने कहा, लेकिन मूल मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, मूल राशि और मूल मात्रक यानी राशि और मात्रक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक दूसरे के अकेले यानी अकेले अकेले उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे मात्रक की अगर बात की जाए, मूल राशि की बात की जाए, तो लंबाई मूल राशि है। लंबाई में मान लीजिए 5, लंबाई क्या है 5, 5 आपसे बोला जाए कि लंबाई 5 है, तो 5 क्या, मीटर,
किलोमीटर क्या है, यानी आपको 5 का इस्तेमाल तभी करेंगे जब इसके साथ मीटर किलोमीटर लगा हुआ हो, नहीं इसके साथ आपका जो है सो किलोमीटर केजी लगा हुआ हो ना, इसके साथ सेकेंड लगा हो। यानी आप देख क्या रहे हैं कि आप नंबर का इस्तेमाल तभी कर पा रहे हैं जब उनके साथ क्या लगा है, मात्रक लगा है, इसी की तो बात हो रही है। या फिर मान लीजिए कि आपको बोल दिया है कि बाबू जाओ केजी आलू ले आओ, केजी आलू, तो आप जाके ले आइएगा, आप नहीं ला पाइएगा। आपको यहां पे क्या दिया गया, मात्रक दिया गया, बोला गया कि जाइए केजी आलू लाइए, तो आपका सीधा सवाल हो कितना केजी, आधा केजी, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी ना। यानी कि आप नंबर भी भैया पूछ रहे हैं, और इसी को ना बोलते हैं हम लोग राशि। यानी जो नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यह राशि है, और जो आप मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं यही तो मात्रक है, यूनिट है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि मूल राशि और मात्रक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का एक दूसरे के अलावे यानी कि अकेले अकेले कोई इस्तेमाल नहीं है। क्लियर है? तो आपको एक इतना समझ में आया कि जहां पे हम मूल राशि का इस्तेमाल करेंगे वहां मूल मात्रक का भी इस्तेमाल करेंगे, और जहां व्युत्पन्न राशि का इस्तेमाल होगा वहां पे मूल राशि का भी इस्तेमाल होगा, दोनों का इस्तेमाल हमेशा साथ में होगा। क्लियर? चलिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पे डिफिनेशन लिखा गया है, लिखा हुआ है मूल राशियां। मूल राशियां किसको कहते हैं, तो वैसी राशियां जिन्हें किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। ठीक है? मूल राशि वैसी राशियां जिन्हें किसी भी तरीके से 2 या 2 से अधिक राशियों में नहीं तोड़ा जा सकता है, राशियों में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। मूल राशियों की संख्या जो है वह कितनी बताई जाती है भैया, तो 7 बताई जाती है। कौन कौन, देखिए, लंबाई 1 हो गया, द्रव्यमान 2, समय 3, ताप 4, विद्युत धारा 5, ज्योति तीव्रता 6 और पदार्थ की मात्रा 7 हो गया। यानी कि मूल राशियां जो हैं उसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो सिंपल सी बात है कि मूल राशियों की संख्या अगर 7 है तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होगी, वो भी 7 होगी। कैसे, देखिए, मूल मात्रक यहां पे लिखा है, मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। भौतिक राशियां अकेले इस्तेमाल हो नहीं सकती, अपने मात्रक के साथ इस्तेमाल होंगी, और यही बात आपको लिखा गया है। देखिए, इसकी भी संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? यानी ये जो लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, द्रव्यमान के लिए केजी इस्तेमाल होता है, समय के लिए आपका सेकंड इस्तेमाल होता है, ताप के लिए केल्विन इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर इस्तेमाल होता है, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला इस्तेमाल होता है, और पदार्थ की मात्रा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोल का। अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि भैया मूल राशि के साथ मूल मात्रक काहे लगा रहता है, या मूल मात्रक के साथ मूल राशि काहे लगा रहता है। काहे कि ये दोनों अकेले अकेले अनयूजफुल है, इन दोनों का अकेले अकेले इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो जब हम अकेले अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो दोनों साथ में इस्तेमाल होगा। और आपने देखा कि 7 मूल राशि है, और आपसे पूछा जाए मूल मात्रक का एगो है, तो मूल राशि 7 तो मूल मात्रक भी 7, मूल मात्रक 7 तो मूल राशि भी 7। क्लियर है? इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है, आप जो है सो अगले पेज में है उतार लीजिएगा इसको। यहां पे लिखा हुआ है मूल राशि और मूल मात्रक ना। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं हम लोग, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा जो है इसको मोल में मापा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फोटो खींचना है खींच लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक है? चलिए, इन्हीं के ऊपर जो है हम लोग आगे की तरफ काम करेंगे। ये तो हो गया आपका मूल। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, तो अब आता है मूल के साथ साथ एक पूरक राशि और पूरक मात्रक भी। ठीक है? पूरक राशि ये 2 ही होते हैं। कौन कौन? तो समतल कोण। समतल कोण का मतलब क्या है, रट तो लेवे कीजिएगा, समझ में आता घंटा नहीं है, नहीं तो यहां पे समझने वाली बात है। समतल कोण का मतलब है कि जहां लंबाई और चौड़ाई 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, 2 के मिलने के बाद जो कोण बनता है इसी कोण को समतल कोण कहते हैं। जैसे आपका जो आयत हो गया, वर्ग हो गया, इन सब के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह समतल कोण बनाया जाता है। ठीक है? तो समतल कोण जो है उसको हम लोग किस में मापते हैं भैया, तो रेडियन में मापते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि अगर राशि है तो उसका मात्रक भी होगा। तो राशि क्या है, समतल कोण। समतल कोण इसको प्लेन एंगल कहते हैं इंग्लिश में, और आपका मात्रक हो गया रेडियन, आरडी से डिनोट किया जाता है। दूसरा है घन कोण। घन कोण भैया जो है घन और घनाभ में बनता है। किसमें बनता है, घन और घनाभ में। सीधा नहीं कुछ समझ में आया तो समझिए,
आप जिस कमरे में बैठ के अभी हमको देख रहे हैं, आप अपने दीवालों को देखिए, दीवाल को देखिएगा तो दो दीवाल आपस में जुड़े हुए हैं, तो दो दीवाल जो आपस में जुड़े हुए हैं वहां पे समतल कोण बन रहा है। लेकिन आप देखिए छत के कॉर्नर में, छत का कॉर्नर जहां पे दीवारें भी मिल रही है, छत भी मिल रहा है, उस कॉर्नर में देखिए तो तीन लाइनें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। उसी तरह से ग्राउंड यानी कि अपने फर्श का कॉर्नर देखिए, फर्श का कॉर्नर, वहां पे भी आपको तीन लाइनें मिल रही हैं। तो ये जो एंगल है इसी को हम लोग घन कोण या आपको सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? घन कोण समझ में आ गया कि जहां पे तीन लाइनें आपस में मिलती हैं घन कोण का निर्माण होता है, घन घनाभ घन कोण का निर्माण करते हैं। जहां पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं वहां पे आपका समतल कोण का निर्माण होता है। आपका जो है चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, ये सभी के सभी आयत, ये सभी समतल कोण बनाते हैं। समतल कोण को रेडियन द्वारा और घन कोण यानी सॉलिड एंगल को एसटी रेडियन के द्वारा मापा जाता है। डिनोट करते हैं इसको SRD से। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है व्युत्पन्न मात्रक। भैया जो मूल मात्रक आपने देखा है उसी तरह का व्युत्पन्न मात्रक भी है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है कि बाद में बना है। कैसे? तो मूल मात्रकों से। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? वैसी राशि जो मूल राशियों के सहयोग से ही प्राप्त किया जाता है उसको व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? व्युत्पन्न राशि वैसी राशि या वैसा मात्रक जिसको हम मूल राशियों और मूल मात्रकों के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है? डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, इससे कोई खास मतलब आपको नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इसका एग्जाम्पल कहां है, तो आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल जरूरी है। कैसे? तो मान लीजिए राशि फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला आप उठाइए, जैसे मान लेते हैं हम क्या उठा लेते हैं? त्वरण, कोई भी सूत्र आप उठाइए और इसका मात्रक हमको लिखना होगा। ठीक है? त्वरण जो है ये आपका कैसा है? तो ये व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, पीछे आपने मूल राशि पढ़ा था, मूल राशि में आपने मीटर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक सेकंड पढ़ा था। तो अब देखिए लंबाई और सेकंड ये दोनों कहां से आ रहे हैं? मूल से आ रहे हैं, इसलिए त्वरण जो होगा वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, क्या मूल में द्रव्यमान था जिसका मात्रक केजी था, मूल में लंबाई था जिसका मात्रक मीटर था, मूल में समय था जिसका मात्रक सेकेंड था, तो ये कैसा राशि हो जाएगा? ये व्युत्पन्न हो जाएगा। यानी आपने डिफिनेशन में क्या देखा था व्युत्पन्न का? वैसी राशियां या वैसा मात्रक जो मूल राशियों और मूल मात्रकों के सहयोग से ही प्राप्त की जा सकती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि उन सातों को छोड़ करके फिजिक्स का जितना फॉर्मूला होता है बबुआ, उस सबका सब फॉर्मूला आपका व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक होता है। सब का सब, वो चाहे बल हो गया, दाब हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, आपका क्या है, संवेग हो गया, आवेग हो गया, गति जुड़ जा, स्थिति जुड़ जा, और क्या क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना। सौर नियतांक हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, जितना भी फॉर्मूला आप फिजिक्स का पढ़ते हैं वो सबका सब व्युत्पन्न राशि है। नो कंफ्यूजन, सबका सब व्युत्पन्न राशि। क्लियर है? कैसे व्युत्पन्न राशि है तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो मूल राशियों के सहयोग से ही प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे सभी के सभी कैसी राशियां हैं? वे सभी के सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। क्लियर है? चलिए आज इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइए थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखा देते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग जो है भौतिक आधार पर राशियों को पढ़ेंगे। यानी आप सदिश राशि, अदिश राशि को अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। भौतिक आधार पर भी राशियों को दो भागों में बांटा गया है, उसकी चर्चा जो है अगले क्लास में होगी। मिलते हैं हम लोग, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहे। वीडियो पसंद आ रहा है तो ठोक के शेयर मारिए, लाइक मारिए। क्यों? क्योंकि आप अगर जो है हमको डिमोटिवेट कीजिएगा, अगर आप इस तरह लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है, मुझे लगेगा कि आपको पढ़ना मेरी जरूरत नहीं है, और जब मेरी जरूरत नहीं है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। फिर लटक जाइएगा आप ना, अगले साल फिर जो है सो दरोगा वाला झंडा लेके घूमते रहिएगा।
चलिए मिलते हैं हम लोग फिर इसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, मेरा जो पढ़ाया हुआ चीज है वो आपको किसी भी एग्जाम के लिए, मैंने आपको बोला है कि 0 टू हीरो, यानी कि टॉप टू बॉटम तक हम लोग जा रहे हैं। इसके बीच में जो एग्जाम है लटक जाइए पकड़ के, आपका एग्जाम निकल जाएगा। वो चाहे आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बस पकड़ के लटकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीजें मिल जाएंगी, आप जो है सो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, रेलवे हो, किसी भी चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, हम उस लेवल तक ही आपको पढ़ाएंगे, 0 से लेकर के अपर तक पढ़ाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।